मित्रों, एक ज़माने में मैं सोचता था कि मैं ये यूपीएससी क्लियर करूंगा और बहुत ही देशभक्ति और ईमानदारी के साथ नौकरी करूंगा, तो पूरी कायनात की जिम्मेदारी है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करा दे। लेकिन इतने सालों के बाद मेरा अब कंक्लूजन ये है कि पूरी कायनात की जिम्मेदारी नहीं है आपको प्रीलिम पास कराना। आपको खुद से ही खुद की गलतियां माननी होगी, उसको ठीक करना होगा, और नहीं हो रहा है तो प्लान बी पे अमल करना चाहिए। अब कुछ तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें काफ़ी कड़वी बातें होंगी कि ये गलतियों से आपको बचना है। कुछ लोग कहेंगे भाई अभी तो रिजल्ट आया और तुम ये नमक मिर्ची क्यों लगा रहे हो, थोड़ा सहानुभूति दो, मोटिवेट करो। तो उसके लिए दूसरे चैनल आप देख लो। जो कड़वी बात है जब तक आप उसको कबूल नहीं करोगे तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। आपको याद रखना है कि मुझे इन गलतियों से बचना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं कि उनका अगर एक आध सवाल अच्छा लग जाए तो वो बस ऐसा याद रखते हैं कि भाई मेरा तो पूरा पेपर बहुत अच्छा गया था। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गुजराती कैंडिडेट, उसने कुछ भी यूपीएससी में नहीं पढ़ा हो तो भी उसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा जो 2024 में पूछा कि इसमें से कौन सा यूनेस्को कल्चरल लिस्ट में आता है जब गरबा डांस। उसका कारण कि पिछले साल जब ये हुआ था तो हर एक गुजराती न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, हर जगह आपको ये जानने को मिले। तब ये बच्चे को क्या लगेगा कि मेरा ये एक सवाल अच्छा गया है तो मेरा तो पूरा पेपर अच्छा गया। बाहर आके वो बहुत एनालिसिस नहीं करे और बस कि मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। फिर अभी आज जो रिजल्ट आया तो ब्लेमिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस। ज़्यादातर कैंडिडेट ये करते हैं कि देखो मैं क्लियर नहीं कर पाया तो इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, ये दूसरे राज्य के लोग सब नौकरियां ले जा रहे हैं, ये आईआईटी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जिनके माँ बाप और बड़े भाई बहन पहले से यूपीएससी सिलेक्ट हो गए हैं, वो सबको बहुत मौका मिल रहा है, तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी। जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, पीड़ित मानसिकता में रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। तो वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, ये एक अंग्रेजी कहावत है। एक कोई चीज़ अच्छी हुई तो ज़रूरी नहीं कि पूरी जन्नत आपने जीत ली है। क्या आपने एकदम सिस्टेमेटिकली सोर्स मैपिंग और एक्सेल एनालिसिस किया है? ये तो एक सवाल आपका सही हुआ ना, तो बाकी 99 क्वेश्चन में आप क्या लेकर आए हैं? वो करना चाहिए। मैं तो हर साल करता हूँ। देखिए ये रहा, हर साल की अपनी ये पूरी मैं फाइल बनाता हूँ। ये क्वेश्चन था, क्या टाइप था, उसके अंदर क्या, किधर से प्रश्न आया, इजी मीडियम टफ क्या लगा मुझे वगैरह। तो आपको ये खुद से करना है। कोचिंग वाले अगर आपको ये दें वो ठीक है, अपन खुद से करो मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आप समझो कोई भी कोचिंग वाला यूट्यूबर है, टीचर है, टॉपर है, वो जब ऐसी एक्सेल फाइल बनाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी परेशानियों को वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब जैसे कि मुझे इकोनॉमी का कोई सवाल इजी लगे, पर मैं तो वही पढ़ाता हूँ, मुझे तो अपने दिमाग के 50 GB में सिर्फ इकोनॉमी याद रखना है, आपको अपने दिमाग के 50 GB में तो 6-7 सब्जेक्ट याद रखने थे। तो जो विषय उनके लिए आसान है आपके लिए बोरिंग या जटिल हो सकता है। तो आपने खुद क्लासीफाई करना है कि इजी मीडियम टफ क्या था मेरे लिए। और जब भी कोचिंग वाले अगर ऐसी एक्सेल एनालिसिस करें तो उसमें उनका खुद का भी मार्केटिंग एंगल रहता है कि ये तो मेरे मटेरियल से पूछा गया था, ये तो मैंने पढ़ाया था। लेकिन क्या आपके पास वो मटेरियल था, या आपके पास जो मटेरियल था उसमें से प्रश्न सॉल्व हो रहे थे कि नहीं? इसलिए ये जो एक्सेल एनालिसिस है ये खुद से करो। ये सबसे बड़ी मैं आपको सीख और सलाह देना चाहता हूँ। जब ऐसा एक्सेल एनालिसिस आप करें, और मैंने खुद भी किया, और मैंने सोर्स मैपिंग किया, कोचिंग मटेरियल मुक्त सोर्स मैपिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन बुक्स हैं उसमें से, या फिर उसके बाहर पूछा तो कहाँ से उतना सोर्स मैपिंग। तो जैसे मैं बात करूँ कि मैं एटलास है, इंडिया ईयर बुक, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ये सब तो ऐसी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी सबके पास है, और इसके अंदर से 47 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रियल एग्जाम में हो जाए, क्योंकि उस वक्त सब कुछ याद नहीं रहता अपने को। पर ये तो ऐसी चीज़ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी सबका ये तो सॉल्व हुआ। फिर बाकी 53 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो लक डिपेंडेंट, मैं कहूँगा कि रैंडम गवर्नमेंट वेबसाइट या पीआईबी से पूछे या न्यूज़पेपर से भी पूछे, पर उस दिन का आपने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत तो उधर लक भी हो गया। तो ऐसे 53 थे ओवरऑल। कंपेयर टू 2023, ये 2024 का पेपर थोड़ा ईजी था। जो आप यहाँ पर, ये मैं हर साल खुद ही इजी मीडियम टफ क्लासीफाई करता हूँ। तो हो सकता है मेरा क्लासिफिकेशन आपसे अलग रहे, क्योंकि मैंने बताया कोचिंग वाला और जो 10 साल से पढ़ा है उसे कुछ चीज़ें आसान लगी, आप पहली बार पढ़ के गए आपको टफ लगे, बट स्टिल इट वॉज रिलेटिवली ईजी पेपर। तो आपको ये करना पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हुई, और सोर्स मैपिंग करो कि प्रश्न पूछा तो कहाँ से पूछा। एक उदाहरण हम देखते हैं। ये लास्ट लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो एथिक्स कमेटी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में आया था कि ये जो कमेटी है सब जुडिस, मतलब कोर्ट में चल रहा है उस मामले की सुनवाई नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है वगैरह वगैरह। और उधर से उठा के 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे कि एथिक्स कमेटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए, 1 2 3। वीडियो पॉज करके पढ़ना।
अब होता क्या है, जो लोग ठीक से सोर्स मैपिंग की फिलॉसफी को नहीं समझते, सोर्स मैपिंग एक चीज़ है, फैन बॉयज़म अलग चीज़ है। कि एथिक्स कमिटी ऐसा शब्द लक्ष्मीकांत में दिया है ना, भाईपन तुम सोर्स मैपिंग का मतलब क्या है कि ये जो फैक्ट पूछे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। जब तक आप वो चेक नहीं करेंगे तब तक आप उसी के अंदर फंसे रहेंगे और फिर आप दूसरे साल ज़्यादा तैयारी करके नहीं जाएंगे। अब ये तो सब मैंने पढ़ा था, मैंने खुद सर्च किया, मतलब लक्ष्मीकांत किंडल मैंने डाउनलोड की और उसमें सर्च किया एथिक्स कमिटी, तो एक आध पैराग्राफ और उसके अंदर भी ये जो फैक्ट्स पूछे गए हैं तीन, ये सब सभी फैक्ट यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकते। ये तो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज से सॉल्व हो सकते। इसका मतलब कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी पढ़ना है। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं देखा था और फिर भी मेरा तो करेक्ट हो गया। पर वो समझो टॉपर का मेल अलग है, आपको अपना झोपड़े की क्या स्थिति है वो देखना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिना पढ़े भी एलिमिनेशन लगा के, स्मार्ट गैसिंग लगा के, उनका एलएलबी या पीएसआई और ऑप्शनल है, उसके चलते ये एथिक्स कमिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सके। आपका करेक्ट हुआ था कि नहीं वो आपने एक्सेल फाइल में खुद लिखना है कि मुझसे क्या गलती हुई थी, या तीन में से ये स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन में मैं गड़बड़ हो गया, या ये जो मैं तुक्के मारता था गैस मास्टर गिरी के तो यहाँ पर काम लगा यहाँ पर काम नहीं लगा वगैरह। अब बात ऐसी है कि जब भी ये हम बोलें कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी आपने किताबें और न्यूज़पेपर देखना होता है, जैसे एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताबों का सिलेक्टिव रीडिंग किया, इंडियन एक्सप्रेस की ये एक्सप्लेन सीरीज देखी वगैरह, या मेंस में जो और कंटेम्पररी इशू पूछे जाते हैं तो उसके अतिरिक्त भी चीज़ पूछनी है। पर ऐसा जब भी बोलो यूट्यूब वीडियो में पूरी बात सुने बिना ही, मतलब कुछ बाबू सोने वेयरवुल्फ बन जाते हैं कि अब तुमको नोच के खा जाऊंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मीकांत के खिलाफ बोलने की। भाई मैं उसके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ, एक ज़माने में उसी, वो तो सभी के लिए बेस मटेरियल है कि जिसके मदद से इट हेल्प्स यू। पर हमें एग्जाम भी तो पास करनी, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी सबके पास है। इट इज़ लाइक कि लैपटॉप के अंदर 256 जो भी MB या GB रैम होना, वो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, उससे आपका कंप्यूटर स्मूथ नहीं चलेगा, तो बाकी और भी चीज़ें करनी है। तो ब्लाइंड फैन बॉयज़म में मत रहो, रैशनल सोर्स मैपिंग करो बिना कोई प्रेम या अफिनिटी के, भाई है कि नहीं है मटेरियल, दैट यू चेक एंड अकॉर्डिंगली यू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। एक और क्वेश्चन, यही भी लेटेस्ट प्रीलिम में पूछा, इन देशों में से किसमें आबादी कम हो रही है, वीडियो पॉज करके देखना। अब ज़्यादातर लोग जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हैं तो उनको क्या लगेगा कि जापान और साउथ कोरिया के अंदर आबादी कम हो रही है, तो आंसर शुड बी 2 और 4, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ में वही आता है कि उधर लोग शादी नहीं कम कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं वगैरह। लेकिन फिर जब असल में पढ़ने बैठो, सर्च करो उसका जवाब, तो इटाली भी आता है, तो जवाब उसका C नहीं, उसका फिर A हो जाए 1 2 4। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। करंट अफेयर्स PDF मटेरियल के अलावा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समाचार है, मान लीजिए एक बार आया कि इटाली के अंदर आबादी कम हो रही है, तो जो मैगजीन बनाता है, मंथली मैगजीन बनाता है, वो उसको शायद कवर ना करे, ये सोच के कि ये ऐसी जनरल नॉलेज है जो अपनी एग्जाम में काम की नहीं, क्योंकि उसने टारगेट लिया कि मुझे 100 पेज के अंदर पूरे महीने के सारे समाचार को कवर करना इंपॉर्टेंट वाले, तो हो सकता है उसने ना कवर किया। पर आप जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं तो ऐसी रैंडम छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी नज़र में आ जाए, इट हेल्प्स यू। तो मंथली मैगजीन पढ़ो, पर साथ ही साथ डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ो, ताकि ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ जो आपको कहीं मदद जाए। ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन से ही कट ऑफ ऊपर नीचे आपके होते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना वो ऐसा है रोज़ एक बादाम खाओ, और महीने का मैगजीन एक बार में पढ़ो तो वो ऐसा है कि आप 30 बादाम एक साथ खा लो, तो बॉडी एब्जॉर्ब करने की भी एक कैपेसिटी है। तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ के फिर महीने का आप देखो तो आपको याद है, हाँ भाई ये तो 4 चीज़ें मैंने न्यूज़ में देखी थी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट बेटर। न्यूज़पेपर से कुछ एक और एग्जाम्पल, ये सिकाड़ा नाम का कोई जंतु है जो भारत के अंदर पाया गया, और फिर कुछ लड़ाई चल रही थी कि ये विदेशी है कि भारतीय है, तो मैंने उस वक्त देखा था। उसके बाद हो सकता है मैगजीन में भी आए, पर मैगजीन में 30 दिनों का कॉम्प्रेस आता है, तो हो सकता है आपको याद ना आए, पर मुझे याद रह गया था क्योंकि उसमें झगड़ा हो रहा था, मैंने पढ़ा था, मुझे आनंद आता है ऐसा कि हाँ झगड़ा हो गया, तो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीधा मैगजीन से मैं पढ़ता शायद मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें वो सब तू में वाली बातें नहीं थी ना आर्टिकल में, वो तो एक लाइन में बता देगा कि भारत में पाया गया। तो इसलिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। संडे लाइफस्टाइल कॉलम भी देखने चाहिए। जैसे ये एक प्रश्न पूछा कि इसमें से कौन से केमिकल से ब्लड वेसल डायलेट या एक्सपांड या विस्तारित होते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि वो जो भी बीट रूट और ये जितने फ्रूट वेजिटेबल हैं लाल रंग के, उसके अंदर वो होता है और उससे अपने वो हेल्प मिलती है। तो
अगेन ये भी ऐसी छोटी छोटी कहीं पर कुछ देख लिया हो, इट हेल्प्स। तो ये न्यूज़पेपर देखो, मंथली मैगजीन भी देखो, पर न्यूज़पेपर भी देखो। दूसरा मैं आप सबको आगाह करना चाहूँगा, आजकल ये सब यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोग आ गए हैं, उन्होंने बस 2-2, 3-3 साल के पेपर खुद देखे हों और वो खुद से एक धारणा बना लेते हैं कि अगर कोई चीज़ पिछले 3 साल में नहीं पूछी तो आजीवन कभी नहीं पूछेंगे। इफ़ समथिंग नॉट आस्क्ड इन द लास्ट 3 years देन इट विल नेवर बी आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल कि ये पिछले 3 साल में गंगा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, इस बार पूछा। तो सुकून से आप पढ़िए। दिस प्रॉब्लम ऑल्सो कम्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ कंसेप्ट है जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उसमें जो भी बास्केट ऑफ कमोडिटी में किसको कितना वेट असाइन किया, वो ऐसे 10 साल में 1-2 बार पूछे, हर साल नहीं पूछे। हर चीज़ कोई हिस्ट्री का बुद्धिज़्म जैनिज़्म जैसा टॉपिक नहीं कि हर साल पूछते ही रहे। तो अब मेरे मटेरियल में हो तो फिर ये तो नहीं पूछते और फालतू का दिया है भाई। पन तो तुम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स कि हम कुछ पढ़ाएं भी नहीं और आपसे फी लेते रहें, तो ये तो कैसी बात है। तो तैयारी तो आपको ज़्यादा ही करनी होगी। ये क्या 2 या 3 साल का ट्रेंड देख के ये मत बोलो कि ऐसा हो पूछ सकते हैं और ऐसा नहीं पूछ सकते। ऐसा कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के ना उन्होंने दिया है ना कोचिंग वालों ने दिया है। एनसीईआरटी जब पढ़ो तो उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करना है शांति से। फॉर एग्जाम्पल ये आइसोथर्मल मैप के बारे में जो पूछा, अब उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, वो नक्शा एनसीईआरटी में दिया है पर ज़्यादातर लोग इसको हाँ ठीक है टेम्परेचर की लाइन को कनेक्ट करे उसको आइसोथर्म बोलते हैं और वो पन्ना घुमा देंगे। पर वो सुकून से आपको पूछ रहा है कि ये नॉर्थ में लाइन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लैंड मास में, ओशन में। तो कंसेप्ट आप देखिए, उसे सिर्फ रटना नहीं है, उसको आत्मसात करना है, एब्जॉर्ब करना है। सेम फॉर हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे मैप और छोटी छोटी चीज़ें जो बॉक्स में दी होती है उसको वो पूछते हैं, तो हल्के में मत लो। इस बार तो जो मैंने आपको देखा करीब 43 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि ये रूटीन सोर्स इंक्लूडिंग एनसीईआरटी से हो सकते हैं। तो फिर आपके उसमें से कितने सही हुए, ये सब में गलतियाँ की हो तो आप स्वीकार करो। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो पूरी क्लाइमेट वाली चीज़ है फिजिकल ज्योग्राफी में, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, आई फाइंड इट बोरिंग एंड मुझे नहीं आता है। लेकिन ये तो काफ़ी 5-6 सवाल आए हैं, तो पसंद हो कि ना हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। जब तक आप वो स्वीकार नहीं करोगे एक्सेल फाइल बना के, इट विल नॉट हेल्प यू। उसी तरह बहुत सारे लोग ये क्लास 11-12 बायोलॉजी एनसीईआरटी, ये आज का नहीं, मैं तो पिछले सालों में भी बोल रहा हूँ कि उसको ऊपर ऊपर से देखो। इस बार एनवायरनमेंट रिलेटेड 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उधर से सॉल्व होते हैं। पहला तो ये पूछा कि ये जो फिग मतलब अंजीर के अंदर ये वास्प अपना जो भी अंडा रखती है या परागनयन करती है, वो वर्ड बाय वर्ड उधर से पूछा था क्लास 12 बायोलॉजी से। फिर ये पूछा कि ये 3 जो हैं बटरफ्लाई, फिश एंड फ्रॉग, उसमें कितने जहरीले होते हैं, वो क्लास 11 से आप थोड़ा थोड़ा अपना गैस वर्क और थोड़ा उधर की कंटेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पूछा है ग्राउंड नट वगैरह में से मूंगफली में की फैमिली में कितने आते हैं, तो वो भी वर्ड बाय वर्ड उधर दिया क्लास 11 में। तो 100 में से 3 सवाल तो ऐसे थे कि क्लास 11-12 बायोलॉजी के हैं। अब आपके 3 सवाल है ना, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, 3 छोड़ देता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी में कर लूँगा। तो भाई हिस्ट्री पॉलिटी तो साइंस वाले भी कर रहे हैं, तो आपको एज कहाँ से मिली? तो आपको तो हर एक जगह पर दम लगाना पड़ेगा। और दूसरा, 100 में से 3 क्वेश्चन आपको छोटी रकम लगे, पर मान लो कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए 45-50 क्वेश्चन करेक्ट करने थे, तो 45-50 तक अगर आपको पहुंचना था तब 3-3 रन का कितना महत्व है? 100 रन बनाने थे, उसमें 3 रन आपको लगे, भाई छूट गया ये वो। 50 में 3 तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ना, तो इसलिए उसको हल्के में मत लो। और अब तो आपके पास अगले साल तक जो भी 10-11 महीने बचे हैं, तो क्या एक्सक्यूज़ है, पढ़ लीजिए। ईयरबुक टाइप क्वेश्चन वो भी लास्ट ईयर भी पूछे थे, इस बार भी पूछे थे। ये जो मिलिट्री वाला सेक्शन होता है, मिसाइल एंड वगैरह, हर साल वो नहीं पूछते। और इस साल जो पूछा वो थोड़ा यूनिक भी था कि मिलिट्री के रैंक पूछे हैं वगैरह, बट ऑल ऑफ देम वाज गिवन इन सरकार की इंडिया ईयरबुक। अब वो सरकार की जो इंडिया ईयरबुक है वो आपको खुद से खरीदने की ज़रूरत नहीं, 800 पेज की आती है। उसकी समरी करीब 300 पेज में बना के हमने बनाई है, इंडिया ईयरबुक समरी बाय अनअकैडमी। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाले लिंक पे जाके करना। आप कहिए तो 2024 का है ना, अब तो हमको 2025 की तैयारी करनी है, तो इसको क्यों पढ़े? देखिए लगभग 99% कंटेंट हर साल की ये ईयरबुक में सेम ही रहता है। अगर 2-4 योजनाएं बदली तो ये बदलता है। तो इस बार भी आप पढ़ लोगे, रट लोगे, दूसरी ईयरबुक टाइप क्वेश्चन पूछे जाता हो, मान लो CDS, CAPF, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस, उधर भी मदद मिले। तो इसको भी फ्री टाइम में डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा आप रटना चालू करिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न आए और भी सब आया मैं। पर उससे पहले मैं बात करूँ CSET की। CSET की जो आंसर की लाइव डिस्कशन हो रहा था मधुकर सर के साथ, मैं भी वहाँ पर था। मेरा कंक्लूजन ये आया
कि आप जानते हो जो भी 200 में से 67 मार्क आपको लाने हो 33% वगैरह के हिसाब से। उसमें ऐसा है कि वो पेपर ऐसा था, मैं 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक मधुकर सर के साथ खड़ा था, तो मुझे ये कंक्लूजन आया कि 50 मार्क तक का मतलब 20-25 ईजी से मीडियम थे जो आप कर सकते हैं, पर जो बाकी के 17 मार्क्स होते हैं 67 तक या 33% जाने के लिए, वो मतलब आपको परेशान कर दे। बहुत ही डिबेटेबल टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको ये जवाब लगे मुझे ये जवाब लगे, और हम में से कोई भी पक्का नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आए। उसी तरह जो मैथ्स के ऐसे सवाल थे, या तो बहुत लंबे या बहुत जटिल, या उसका फॉर्मूला ही नहीं बैठे, तो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए, भले आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें टैलेंट था, हार्डवर्क था, प्रतिभा थी, मेहनत थी, पर वो नहीं कर पाए, शायद ये सी सेट में भी बर्बाद हुए होंगे, ये भी मुझे लगता है। खैर, अब इसका जवाब तो अगले साल जब आएगा फाइनल कट ऑफ, तब हमें पता चले। आगे मैं अब बात करना चाहूँगा प्लान बी और कैरियर बैकअप के बारे में। उससे पहले जल्दी से मैं 3 बात बता दूँ। ये जो है डिटेल, मैंने 4-5 आपको गलतियाँ बताई, और भी बहुत सारी गलतियाँ, पर वो 2 घंटे का वीडियो बनेगा, और शायद आप आज दुखी होंगे तो उस मूड में भी नहीं होंगे, और उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के मूड में भी नहीं होंगे। तो कुछ दिनों बाद मैं इसका एक फ्री लेक्चर करूँगा, डिटेल रोड मैप फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जो ये एक्सेल फाइल की फाइंडिंग के हिसाब से मैं बात करूँ कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसका लाभ उठाइए। अगर आप प्रीलिम और मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 24,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव लेक्चर और वो सब अवेलेबल है आपके पास, मटेरियल, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। जिन्होंने प्रीलिम क्लियर किया 2024 का बहुत बहुत बधाई। उनको मेंस की गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ उतनी लेनी हो कि हमें पूरी फी भर के पूरा हमको नहीं चाहिए, तो उनके लिए मेंस क्वालिटी एंट्रीटमेंट प्रोग्राम भी है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड mona.org। वैसे आज मुझे ये सब मार्केटिंग का मेरा दिल नहीं है, पर नौकरी लेके बैठे तो कंपनी की चैनल है तो बोलना पड़े। ये सफ़ेद टी शर्ट मैंने इसलिए पहनी है आपके लिए शौक और सहानुभूति, कि जो लोग सच में मेहनत कर रहे थे पर नहीं उसका इस बार हो पाया। अब आगे मैं बात करना चाहूँगा प्लान बी के बारे में, कि जिनका ये 3-4 अटैम्प्ट हो गए, अब सोच रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। अब जो बातें आएंगी वो इससे भी कड़वी होंगी। देखिए, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि ये भी नौकरी नहीं मिलती और ये वाली जगह पर भी इतना कंपटीशन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी दूसरा प्लान भी आप अमल करो तो उसमें भी ग्राइंडिंग, मतलब बहुत सारी मेहनत, ट्रायल एरर करना पड़े, थोड़ा बहुत नसीब, वो सब करना ज़रूरी है। कोई कायनात की जिम्मेदारी नहीं है और सजाई हुई थाली आपको कोई देने वाला नहीं है। सपोज एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है जिसका पेरेंट का सपोर्ट, वो सब लिमिटेड फाइनेंशियल हेल्प, कि फादर उसके रिटायर हो रहे हों, तो पहले 1-2 अटैम्प्ट तक लगे, फिर उसको खुद लगे अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक चार्ट बनाया उनको नज़र में रखते हुए। लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट, लिमिटेड पेरेंट सपोर्ट, मिडिल क्लास। पहले 2 अटेम्प्ट में अगर आप हैं तो अभी भी आप मेंस की तैयारी चालू रखो, कि मेंस के 4 पेपर, निबंध का पेपर, ऑप्शनल के नोट्स भी बना दो, और ये सब काम दिसंबर तक खत्म हो जाए ऐसी टारगेट रखो, ताकि अगले साल सिर्फ रिवीजन और थोड़ा वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स के नोट उसमें अपडेट करने पड़े। तब मेंस की तैयारी चालू रखो। दूसरी भी कोई अगर आपको जॉब्स अच्छी लगती हो तो उसके लिए आप अप्लाई करें वगैरह। 3-4 और 5 अटेम्प्ट वाले जो हैं, और जो ठीक ठाक, मतलब उनको लगता हो ये जो पेपर है इसमें मेरे 60, 70, 80 मार्क्स तो हो रहे थे, मतलब जो ठीक ठाक बेसिक बुक सारी रट के बैठे, तो अगले 300 दिनों तक तो आपको लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम लेके तो नहीं बैठा रहना है ना, तो कुछ और करो, दूसरे एग्जाम दो, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ प्राइवेट जॉब आपको करना है। क्योंकि आपकी जो गलतियां ऐसी है जो 10-20 मार्क की होगी, जिसको पॉलिश मार के ठीक किया जा सकता है, उसके लिए पूरा दिन घर पे बैठना ज़रूरी नहीं है। तो आप सोचिए, फिर जिनका 6ठा-7वां वगैरह अटैम्प्ट हो, तो उनको प्लान भी ऐसे अमल में करने चाहिए जिसका जेस्टेशन पीरियड 1 साल या 2 साल के भीतर हो जाए। फिर आप उस वक्त कहो अब मैं तो स्टेट सर्विस दूंगा, और स्टेट सर्विस का आप जानते हैं वो कब एग्ज़ाम होगी और कब जाके उसका रिजल्ट आएगा फाइनल। तो वो तो सब दिल जले आशिक वाली और आशिक मिजाज बात है। कॉन्क्रीट होना चाहिए कि ये तारीख को, अब जैसे रीजनल रूरल बैंक के अंदर ऑफिसर बनने की अभी एप्लीकेशन फॉर्म मेरे ख्याल से तारीख चली गई, पर उसका भी अगर आप ये सोचते हैं कि आरआरबी ऑफिसर बनना मेरा प्लान भी है, तो वहाँ पर भी 6 महीने की प्रोसेस है एप्लीकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक, तो आपको वो सोचना पड़ेगा। हमेशा हम अपने को अच्छा लगे, अपने केस में सूट करे, ऐसे एग्जाम्पल को रोल मॉडल बनाएं, पर आपको ध्यान रखना है कि उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है एक साहब थे आशीष कुमार, ये मैं मॉक इंटरव्यू में बैठा उनके, 9वां और आखिरी अटेम्प्ट था, हिंदी लिटरेचर था, सिलेक्शन आया, 2017 की ये बात है।
तो अब लोग क्या कि अपने हिसाब से उसको ढाल ले कि हाँ तो फिर मैं भी आखिरी अटेम्प्ट तक ये करूँगा, पर आपको समझना है कि ये सब ऑलरेडी अहमदाबाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की उनकी नौकरी थी, उनकी शादी हो गई थी, ही वॉज सेटल पर्सन, लेकिन वो उनमें वो था जज्बा, मोटिवेशन, तो एग्ज़ाम देते रहते थे और नहीं भी सिलेक्ट होते तो उनका कुछ लूट नहीं जाता था, उनकी जॉब और उसमें प्रमोशन और करियर प्रॉस्पेक्ट थे। तो आप समझो 9 अटेम्प्ट तक मैं सिर्फ ऐसे ही बेरोजगार और घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा मत करो। आपको कभी अमल करना होगा कि प्लान बी पे जाना है मुझे। ऐसे भी जो दूसरे आप जितने देखे वो कुछ ना कुछ, पहले ऐसा था लोग बैठे रहते, आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, सो यू हैव टू थिंक सीरियसली ऑन प्लान बीज। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था और कि हमारा तब सपना ही खत्म हो गया, कभी IAS IPS बन ही नहीं सकते, तो ऐसा है नहीं। देखिए ऑल इंडिया सर्विस रूल्स और एक्ट के हिसाब से कुछ ऐसा है कि मान लीजिए गुजरात या कोई भी स्टेट है, उसमें 100 उस स्टेट कैडर की जॉब्स हैं, IAS IPS और फॉरेस्ट सर्विस। तो नियम ये कहते हैं कि उसमें से 2/3 ऐसे होंगे जो UPSC रिक्रूट करेगी सिविल सर्विस एग्जाम द्वारा, और बाकी 1/3 ऐसे होंगे जो प्रमोटी होंगे। प्रमोटी मतलब जिसने गुजरात स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे के वो DYSP, डेप्यूटी कलेक्टर, ये सब बना, फिर उसका प्रमोशन होके मतलब गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से IAS में जाए, गुजरात पुलिस सर्विस DYSP वगैरह से IPS में जाए, और गुजरात फॉरेस्ट सर्विस वो जो भी ACF DCF वगैरह में से फॉरेस्ट सर्विस में नॉमिनेट हो। हालांकि हर स्टेट के अंदर, हर सर्विस के अंदर इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। यूजुअली गुजरात में ये होता है कि अगर आप ये GPSC द्वारा DYSP बन जाते हैं तो 14-15 साल में ज़्यादातर लोग IPS में नॉमिनेट हो जाते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट सो फास्ट एंड रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है डिप्टी कलेक्टर वाली या SDM वाली, उसमें क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं और सामने ऊपर ये 1/3 आप गिनो तो उसमें कम आता है या स्लो चलता है, पर ये भी एक तरीका हो सकता है। सो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। प्लान बी में मैं आपको एक और चीज़ की खास वार्न करना चाहूँगा, श्याम रंगीला मत बनो, बी अवेयर एंड बीवेयर ऑफ द रूल्स। वाराणसी के अंदर वो श्याम रंगीला एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मोदी जी की मिमिक्री करता है वो, तो उसने सोचा वाराणसी से मैं को भी लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो उसने सब नॉमिनेशन फॉर्म भरा, रिजेक्ट हो गया। क्यों? उसने शपथ नहीं ली थी जो रूल के हिसाब से लेनी चाहिए। अब उसका ये कहना है कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना होता, शपथ लेना होता, मुझे पता होता तो मैं करता ना। एग्जैक्ट सेम थिंग हैज़ हैपेंड विथ मी। ये UPSC के अंदर मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, हमारे ज़माने में 4 मिलते थे, 3 ही दिए, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे फादर रिटायर हो रहे थे, तो मुझे लगा खुद के पैरों पे खड़ा होते हैं, ये सब अपने फेवर में नहीं जा रहा है, तो फिर मैंने कैट एग्ज़ाम दी कि MBA करते हैं। 2011 कैट में मुझे 96 परसेंटाइल आए, IIM रांची से इंटरव्यू कॉल आया, तो मुझे ऐसा लगा भाई अब तो हो जाएगा, पर फिर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो IIM एडमिशन प्रोसेस है उसमें यही सब अलग अलग नियम होते हैं कि ये स्कोर तो है कैट का, रिटर्न एग्ज़ाम का, इंटरव्यू में आपने मार्क्स लिए वो भी है, और तीसरा और कि प्रोफाइल स्कोर के नाम पे भी कुछ होता है पीछे खिचड़ी, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये सब स्पोर्ट ड्रामा और NCC के सर्टिफिकेट हैं कि नहीं। तो उस वक्त मेरे पास नहीं थे, मुझे पता होता, मेरे खुद के ऊपर के बड़े भाई बहन होते, उन्होंने ये सब दुनिया देखे, मुझे बताते, तो मैं पहले से ध्यान रखता उसका। तो उसके चलते अब वो मेरिट लिस्ट में हमारे 200 जने को लेना, मैं 500 पे तो नंबर इवन आफ्टर इंटरव्यू तो नंबर तो आएगा नहीं। तो इसलिए बी अवेयर एंड बीवेयर ऑफ द रूल्स। मैंने बीवेयर शब्द का भी प्रयोग इसलिए किया है कि मेरे केस में मुझे पता होता है ये नहीं होने वाला है, तो फालतू ये मैं 4 महीने कैट के कोचिंग में पैसे डाले, जवानी उतनी गई, एग्ज़ाम दिया, तो समझो कि ये लगभग मैं चला था जून महीने से अगले साल के फरवरी मतलब नवंबर तक में उसका एग्ज़ाम आता है कैट का, फरवरी मार्च अगले साल उसका इंटरव्यू दिया, मई महीने तक उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो 1 साल तो मैं इसी रोमांटिसिज्म में था कि भाई मेरा तो IIM में एडमिशन हो जाएगा, जो हुआ नहीं। तो इसलिए बीवेयर ऑफ द रूल्स, पक्का पता करो और क्या क्या मांगता है, नोटिफिकेशन सुकून से तसल्ली से पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, और भी सब जो भी इंटरनेट पे सर्च करिए, टॉपर से बात करिए क्या होता है। ऐसे मेरे साथ और भी चीज़ें हुई हैं, और मैंने आपको आगे बताया खुद की गलतियों का स्वीकार करना है, तो मैं खुद की गलतियों का पहले स्वीकार करूं। ये जो 2008 से 10 का ज़माना था जब मैं UPSC और बाकी एग्ज़ाम दे रहा था, तो थोड़ा अहंकार आ जाता है
तो उस ज़माने में मैंने ये फार्मा ड्रग इंस्पेक्टर बाय स्टेट सर्विस उसकी एग्ज़ाम दी, एलआईसी की एग्ज़ाम दी, एसबीआई एग्ज़ाम दी और दूसरी और भी कितनी दी। और मेरे में ये अहंकार था कि देखो मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, मेरे तो प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, तो मतलब ये तो मेरे बाप की जागीर है, ये सब मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें से कुछ क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि उनका सिलेबस अलग होता है, वहाँ अलग जात के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके अपने सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो आपको टफ कॉम्पिटिशन देते हैं। तो मैंने वो सब चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया, रियलाइज़ नहीं किया। वो जो मेरी 20 22 23 साल की उम्र हो गई, अभी 38 ईयर्स की है, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, पर उसका कोई मतलब नहीं खुद के लिए। तो मैं दूसरों को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप इज्जत करो परीक्षाओं की, उसके हिसाब से पूरा स्टडी करो। एसएससी को भी हल्के में मत लो, कुछ एसएससी उसमें भी आजकल ऐसे मैथ्स के सवाल आ रहे हैं जो मतलब चक्कर आ जाए अपने को। तो इग्नोरेंस मत रखो श्याम रंगीला टाइप का, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, अहंकार मत रखो कि ये तो सब मैंने ये एग्ज़ाम का ये स्टेज क्लियर किया या इतना पढ़ा है तो मेरा सब हो जाना चाहिए। आगे प्लान बी में मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो भी आप प्लान बी के हिसाब से कि मैं क्या करूँ, तो वो टेंजिबल एंड वेल थॉट आउट होना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं तो एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है नहीं मतलब वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैं उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा। उससे आपका बायोडेटा इंप्रूव हो सकता है, ये आईएम इंटरव्यू में प्रोफाइल स्कोर इंप्रूव हो सकता है, पर क्या उससे नौकरी मिल सकती है? अब सोचो एंथ्रोपोलॉजी की कितनी तो कॉलेज होगी भारत में कि जहाँ प्रोफेसर की नौकरियाँ हैं, तो कहाँ काम है उसका? कुछ लोग कहने ये जो सोशियोलॉजी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो कुछ कुछ बार स्टेट गवर्नमेंट में ये दहेज प्रतिबंधन, एंटी डॉवरी ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये सब होता है। तो सोशियोलॉजी या एमएसडब्ल्यू के साथ हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो ये एक अच्छा प्लान भी हो सकता है। आई अग्री, लेकिन आप मैंने उसमें ये भी सर्च करना पड़े कि उसके बारे में जो स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम होती है वो कितनी फ्रीक्वेंटली होती है। जैसे गुजरात में ये आया था ये कुछ साल पहले, और उस वक्त 15 ही जगह थी, फिर उसके बाद उनका ख़त्म हो गया, तो अभी वो कब रिटायर होंगे तब जाके नई नौकरियां खुले। बहुत सारी तो ऐसी बात होती है कि वैकेंसी हो पर सरकार करे ही नहीं उसकी रिक्रूटमेंट, तो आप क्या करोगे? इसलिए कॉन्क्रीट और टेंजिबल प्लान होने चाहिए। मैंने यूजीसी नेट भी पास किया, मैंने पीएचडी भी की, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसकी इतनी कितनी कॉलेज है कि वहाँ प्रोफेसर का काम मिले? तो ये सब मतलब ये तो बायोडेटा इंप्रूव करने की, दिल बहलाने की बात है, ये प्लान बी नहीं बोल सकते आप। तो प्लान बी के नाम पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो कि ये हो जाएगा, उसमें ग्राइंडिंग लगती है। मैं वापस आऊँ अपनी स्लाइड पे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेहनत नहीं करूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे कुछ काम नहीं मिले, मिल सकता है, बट इट विल रिक्वायर ग्राइंडिंग कि अब से लेके 5 साल तक मैं 5 कॉलेज के अंदर विजिटिंग फैकल्टी का काम करूं और फिर वहाँ मेरा नेटवर्क बने, फिर वहाँ पर कोई कायमी नौकरी होने वाली हो तब जाके मेरी सिफारिश लगे। ये जो यूजीसी नेट वाली पूरी चीज़ है, मुझे उसकी वैल्यू खुद पास करने के बाद कम ही लगती है, क्योंकि परमानेंट नौकरियां बहुत कम है प्रोफेसर वाली। और प्राइवेट कॉलेज में तो यूजुअली वो नेट है कि नहीं कोई देखते नहीं, किसी को भी खड़ा कर दो विजिटिंग फैकल्टी लेक्चर ले लेगा। और वहाँ पर अगर मान लीजिए जॉब निकले भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, तो यूजुअली उनके खुद के नेटवर्क में उनके कौन से गॉडफादर और नेपोटिज्म और भाई भतीजे हैं उन्हीं का लगता है, सर्टिफिकेट हो या ना हो। तो वो सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने की नेट दे के मैं करूँगा। ऑफकोर्स मैंने नीचे लिखा है फ्यू एग्जाम्पशंस डोंट मेक अ रूल, मेहनती लोग उसमें भी आगे बढ़ते हैं, पर आप समझो वो सब ग्राइंडिंग वाली बात है। तो ऐसा थाली में सजा के अभी के अभी अगले महीने मुझे हाथ में आ जाए, ऐसा है नहीं। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि देखो मैं आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया, तो अब मैं करोड़पति कोचिंग वाला बन जाऊंगा ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को और ये जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह थी उसको मैं इम्प्रेस कर सकूं। तो वो सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इसका कारण ये है, कोचिंग इंडस्ट्री इज़ लाइक बॉलीवुड। बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के हैं उसमें नेपोटिज्म और जब तक गॉडफादर नहीं हो उधर काम ही नहीं मिले। आप में कोई टैलेंट है, कितनी आप मेहनत है, उसका कोई महत्व नहीं है। आप ये सोचें नहीं मेरे तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, वो लोग उसको नहीं गिनते, उनका अलग गणित चलता है। ऑनलाइन कोचिंग और मैं अपना यूट्यूब और ये सब खोल दूंगा, स्टार्टअप खेलूंगा, भाई इसके अंदर भी सब कोई फूल गुलाबी चीज़ है नहीं। ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन योर सेल्स पोटेंशियल एंड सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, कितने फॉलोवर हैं, कितना लोग आपका कूपन कोड या उससे खरीदते हैं। आप सोचे कंटेंट राइटर बन जाऊंगा मैं, सब ये जो भी मॉक टेस्ट और मेंस पेपर इवैल्यूएशन, वो कोई कायमी नौकरी नहीं है। जब भी उनको कोई और सस्ता बंदा मिल जाएगा, अगले एग्जाम में फेल हुआ, वो बोले कि मुझे चाहिए मैं सस्ते में काम करूँ, उसको ले लेंगे। तो ये तो सब कोई
अगेन देर आर सक्सेसफुल पीपल मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, करेक्ट है, पर वो समझो वो हसीन सपने अलग बात है, ग्राइंडिंग अलग बात है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं इधर 2012 से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके भी अलावा कई सालों तक इधर छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम किया हो, नेटवर्क बनाओ से लेके बहुत सारी चीज़ जो यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। तो ये सब लंबी उसमें तो 10-15 साल तो मिनिमम चलते हैं, बिफोर दैट हाथ में कुछ आता नहीं खास। उतने साल मतलब कई साल तक तो आप फ्री कंटेंट बना बना कर अपने नाम को स्थापित करेंगे। आप 3 साल ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, फिर कोई देखेगा सीरियस कैंडिडेट, फिर वो पढ़ेगा, टॉपर बनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर उसके 2 साल बाद उसकी बात सुन के कोई और आपको देखेगा, तो 5 साल की तपस्या तो ऐसे ही हो जाती। तो ये भी मतलब आज ही मैं तो अपने तैयारी के दौरान मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें से मैं पढ़ा दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तो परमानेंट करियर है, ऐसा हो नहीं सकता। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। दूसरी और भी बहुत सारी एग्ज़ाम प्लान भी आप कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, डिफेंस या मिलिट्री सर्विस, बैंकिंग के अंदर, सरकारी कंपनियों के अंदर। वीडियो पॉज करके देखना, ये सब है जिनका लास्ट अटेम्प्ट वगैरह और आप सोचते हैं कैट या जीमेट या कुछ और करना है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके अंदर भी है, लेकिन उसमें भी जो कुछ नियम होते हैं कि मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए कॉलेज में तभी आप अप्लाई कर सकते, तो वो सब नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये यूजीसी नेट वगैरह मैंने आपको बताया। इसके अलावा स्टेट सर्विस एग्ज़ाम भी होते हैं, सोल्जर, नाविक से लेके बहुत सारी और भी, 30,000 के करीब ऑफिसर एग्ज़ाम, 3 लाख के करीब क्लरिकल जॉब्स होती हैं। ये कुछ साल पहले मैंने गिना था, अभी इलेक्शन और उसके बाद कितना रहेगा ये देखना रहा, बट स्टिल देर आर इनफ जॉब्स। अगर आप मेहनत करो तो कम से कम कुछ तो हाथ में आ सकता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको जो सच में तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारण से सिलेक्शन नहीं आया, कुछ मार्क्स कम पड़ गए होंगे, होता है, देते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन प्लान बी भी कुछ सोचते रहिए। कुछ ना कुछ आप मेहनती है तो आपको सफलता ज़रूर है, इधर नहीं तो कहीं और सफलता मिलेगी, ये तो है। सो ऑल द बेस्ट। बाकी जो ये ऐसी बात है कि अब यूपीएससी प्रीलिम पास करो, वो ऐसी बात है कि वो रणजी ट्रॉफी, फिर उसके बाद मेंस लिखना है, वनडे, फिर इंटरव्यू, करते करते आप आगे बढ़ेंगे। और वो सब सिलेक्शन हो नहीं हो, इट इक्विप्स यू, जो भी नॉलेज मिला, जो भी आपने तैयारी करी, बाकी भी बहुत सारी एग्जाम्स है, उसमें आप कुछ करें, प्लान भी कुछ करें। तो सोचो जो कोई बहुत फेमस क्रिकेटर हुआ, सचिन तो भारत रत्न भी बना, राज्यसभा मेंबर भी बना पॉलिटिक्स में, द्रविड़ तो वो कोच बन गया, ये सिद्धू और वो इरफान पठान वगैरह कमेंटेटर बन गए, सौरव गांगुली आईसीसी बीसीसीआई के चीफ बन गए, एक अजय जाडेजा था वो कुछ फिल्मों में और बिग बॉस में आया था। तो वो सारे प्लेटफॉर्म आपको कुछ खुल जाते हैं, पर कम से कम रणजी ट्रॉफी तो आपको निकालनी पड़ेगी। रणजी ट्रॉफी दैट इज़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो प्रीलिम तो मुझे पास करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, वो आप करिए। बाकी इस पे डिटेल रोड मैप की अब कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी तैयारी करनी है प्रीलिम और मेंस के लिए, उसका मैं एक फ्री लेक्चर करूँगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा कुछ दिनों बाद। प्रीलिम मेंस का अपना कोर्स 2025 के लिए आप तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है अगली मेंस के लिए, तो उसके भी हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड इज monal.org। लेट्स क्रैक इट।